जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। आज हैं खास मेहमान हमारे साथ जन जन के लाडले राजकुमार जी रोत साहब, जो कि 2 बार युवा विधायक रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में भारत आदिवासी पार्टी ने इन्हें सिलेक्शन प्रणाली के तहत लोकसभा सांसद प्रत्याशी बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए चुना गया है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। जोहार, स्वागत राजकुमार जी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने जो फॉलोअर्स हैं उनको मेरी ओर से हार्दिक जोहार अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि जो साथी देख रहे हैं वो सारे खुश होंगे और आप सब मेरे प्रति, इस चैनल के प्रति अच्छी भावना रखते होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल को आगे बढ़ाने में, मुझे आगे बढ़ाने, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद करें। पहले तो आपको भी शुभकामना देना चाहूँगा और आप इस मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ो और उम्मीद करूँगा आपसे कि वास्तविक जनता की जो आवाज़ है, जिस तरह से लोकतंत्र में कहा जाता है कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है, और इस चौथे स्तंभ की मुख्य भूमिका निभाओ, सच्चाई लोगों के सामने लाओ, हकीकत लोगों के सामने लाया जाए। और इसी उम्मीदों के साथ आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका चैनल आप ग्रोथ करो और देश की जनता की आवाज़ बनो। अभी राजकुमार जी, आप 2 बार रेगुलर युवा विधायक रह चुके हैं और हाल फिलहाल में अभी आपको भारत आदिवासी पार्टी ने सिलेक्शन प्रणाली के तहत लोकसभा सांसद प्रत्याशी के लिए चुना गया, तो क्या आप जनता के लिए दिल्ली में आवाज़ उठाओगे? पहले तो मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र के जो जन सिलेक्शन प्रणाली जो थी हमारी, उसके अंदर बैठे हुए हमारे जितने जो पदाधिकारी थे सामाजिक विंग और राजनीतिक विंग के, जिन्होंने मुझे एक व्यवस्था के तहत सांसद प्रत्याशी चुना है, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं हमारे इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की समस्या रही है। हम लोग कहीं न कहीं पिछड़े हैं, संवैधानिक जो प्रावधान है आज तक लागू नहीं हुए हैं, जो भौतिक विकास होना चाहिए था वो आज तक लागू नहीं हो पाया है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जनता ने मुझे सांसद प्रत्याशी बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन उन्होंने किया है मेरा, इलेक्शन भी वो कर देंगे और मुझे जिता के संसद के अंदर भेजेंगे। अभी अगर आप सांसद बन जाते हो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता, जो कि ST, SC, OBC और जनरल और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाओगे? बिल्कुल, देखो बातें तो बहुत सारी है, इशू इतने हैं कि हम गिनाने जाएंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो आती है कि वो जो हमारी विचारधारा, हमारे एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, हमारी विचारधारा के माध्यम से हमारे पार्टी का एजेंडा है कि हम इस क्षेत्र के अंदर संवैधानिक जो प्रावधान है उन प्रावधानों को धरातल पे लागू करें। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के साथ सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, उन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है। शिक्षा के अंदर भौतिक विकास की बात करें, कमरों की, शौचालय की बात करें, आज तक अभाव है। अध्यापकों की बात करें तो 50% व्याख्याताओं के सेकंड ग्रेड टीचरों के पद खाली पड़े हैं यहाँ। तो सेकंड नंबर की जो प्रायोरिटी रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति लाए, हमारे यहाँ के अच्छा एजुकेशन के अंदर डेवलप करें हम लोग। तीसरे नंबर पे जो हमारे जो मूलभूत जो समस्या आ रही है यहाँ पर स्वास्थ्य को लेके, आज हम सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं जो लोग एक झूठ बोलते हैं जोर से, और ये भाजपा वाले लोग कहते हैं कि देश प्रगति की ओर चला गया, 10 साल के अंदर ये हुआ वो हुआ, अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हैं, उनको डूब मरना चाहिए। मैं कठोर शब्द बोल रहा हूँ, कोई इसको अमर्यादित भाषा बोले वो उसकी जगह बोल सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये इस तरह से झूठा देश के अंदर परोसा जा रहा है कि अमृत महोत्सव ये है वो है। देश आज भी हालत खराब है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटलों में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, एक बेड पे 2-2, 3-3 महिलाएं सोई हुई हैं और कह रहे हैं कि देश प्रगति कर दिया, 10 साल में ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरा तीसरी प्रायोरिटी रहेगी कि क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर तरीके से बने। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है, आप जो मेरे से जानना चाह रहे हो और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती होगी कि राजकुमार रोत ऐसा क्या करना चाहेगा, राजकुमार रोत क्या सोचता है। मैं ये सोचता हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर विशेषकर आदिवासी समाज और साथ अन्य समाज भी जो ग्रामीण इलाके में रहता है, वो आज भी बिलाना चारागाह पड़त जमीन पे बसा हुआ है। उसको आज भी मकान का मालिकाना हक नहीं मिला है।
उसके बाद रिकॉर्डली आज कुछ नहीं है। और ये सरकारें आती है मिनरल्स के नाम से, डैम के नाम से उनको विस्थापित कर देती है बिना कुछ दिए हुए। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी और मेरी विचारधारा की भी प्रायोरिटी ये है कि जंगल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है। इसमें जंगल का जो जमीन का जो बात आ रही है कि जो व्यक्ति जहां बैठा है उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। बातें बहुत सारी हैं अवश्य। पिछली बार 18 में मुझे विधायक बनाया, 23 में 84 की जनता ने दोबारा विधायक बनाया। इन पिछले 5 सालों के अंदर मैंने 84 की जनता के साथ साथ पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता के साथ जनता के लिए काम किया और साथ ही संवैधानिक अधिकारों को लेकर हमने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का शानदार इतिहास है, ये कह सकते हैं कि हम स्वर्णिम इतिहास है। उस इतिहास को इन लोगों ने दबाने का काम किया था, उसको उजागर करने का काम किया है। तो अवश्य सांसद बन के जाएंगे। साफ ऐसा पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, पूरे देश के आदिवासी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा, मुस्लिम समाज, इन सब की जो वाजिब मांग है, मानव मात्र की बात लोकसभा में रखेंगे। सरकार कोई भी बने, हमारी भावना के अनुरूप बात रखेंगे, उसको इंप्लीमेंट कराएंगे और इस क्षेत्र में विकास का काम कराएंगे और आने वाले भविष्य का उज्जवल भविष्य निर्माण करने का काम करेंगे। आपने बोला कि जो लोग रहते हैं आदिवासी या अलग हो, जिनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकार है वो आदिवासियों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सरकार ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो क्या आप सांसद बन जाते हो तो इनके लिए क्या उचित कदम उठाओगे? बात सही है आपकी कि शेड्यूल 5 के अंदर प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि 1 इंच की जमीन सरकार की नहीं, जितनी भी लाना चाह रहा जमीन हमारे लोग बैठे हुए उनको 100% मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कोई लेती है तो वहां की पैसा एक्ट के तहत या रूढ़िगत ग्राम सभा बनी है उसमें प्रस्ताव ले, ग्राम पंचायत वाले सहमति दे, इसके बाद उसको ले सकती है। ये प्रावधान है। आपकी इसी बात में आगे जोड़ देता हूं मैं, यहां पर ये नगर पालिका, नगर परिषद बना के यहाँ की जमीनें, आसपास की जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। और शेड्यूल एरिया में नगर पालिका असंवैधानिक है, नगर परिषद असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, संविधान कहता है। और इसी आधार पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हम लोगों ने कोर्ट में गए, हमारे सिमरोड़ा नगर पालिका, साथ खेरवाड़ा, बाकी अन्य नगर पालिका, सारी नगर पालिकाओं पे स्टे ले आए हम लोग और बहुत जल्द इन नगर पालिकाओं को निरस्त करवाएंगे, क्योंकि शेड्यूल एरिया में नगर पालिका एक नरक पालिका की तरह है और यहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कई न कई नुकसानदायक है और ये असंवैधानिक है। इस बात को हम जन जागरण में बोलते आ रहे थे और अब कोर्ट ने सिद्ध भी कर दिया है। इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। मान लो जनता ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को रोमांचक बना दी, तो आपका भील प्रदेश के प्रति क्या उत्तरदायित्व रहेगा? देखो, भील प्रदेश की जो बात है ये मेरा आविष्कार नहीं है, ये गोविंद गुरु महाराज जो थे इनके साथ कई संत संसुरमाल महाराज हैं, हमारे कई पूर्वज थे, वो भील प्रदेश की डिमांड कर रहे थे। लंबे समय से, आजादी से पहले ये डिमांड चल रही थी और हमारे पूर्वजों के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को पूरा करने आज मैं भी भील प्रदेश की डिमांड कर रहा हूं। इसमें इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य समाज को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समाज हो, एससी हो, ओबीसी हो, उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अवश्य भील प्रदेश को लेकर लोकसभा में हम बात रखेंगे और अवश्य आने वाले समय में हमारा जैसे बहुमत थोड़ा बहुत भी बनता है, हम सरकार में एज ए किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, अवश्य भील प्रदेश बनाने का काम करेंगे। अभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बिल्कुल लो है, तो आप ऐसे क्या मुहिम चलाएंगे, किस प्लानिंग के तहत शिक्षा में सुधार लाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का शिक्षा का स्तर बिगड़ता क्यों जा रहा है, ये सवाल बनता है पहले। क्योंकि एक तरफ कह रहे देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एजुकेशन स्तर गिरता क्यों जा रहा है? ये भाजपा और बीजेपी की बड़ी चाल है, कांग्रेस की। सरकारी मिशनरी, सरकारी सिस्टम को खत्म करना, सरकारी संस्थाओं को खत्म करना, और ये इतनी आसानी से मतलब एकदम जल्दी खत्म नहीं करना चाह रहे। वहां पर शॉर्टेज करते हैं, ये स्टाफ का शॉर्टेज, भवन का शॉर्टेज, अपने आप सरकारी विद्यालय खत्म होता जा रहा है। और मैं सबसे पहले आम जनता को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो प्राइवेटीकरण करने के चक्कर में प्राइवेटीकरण का बढ़ावा देना चाहते हैं और सरकारी संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। वो उनकी मंशा है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो काम करते हैं ऐसे तरीके से कि सरकारी विद्यालय के अंदर स्टाफ नहीं रहेगा, सरकारी विद्यालय में भवन नहीं बनेगा,
एक कमरे में 3-3 क्लास के बच्चे बैठेंगे तो वहां का आदमी कहाँ पढ़ाएगा, फिर प्राइवेट में जाएगा। देश के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा की जा रही है और विशेषकर ट्राइबल इलाकों में ऐसी सिचुएशन पैदा की जा रही है कि सरकारी विद्यालय अपने आप ही खत्म हो जाए ताकि लोग प्राइवेट की ओर जाए। ये एक एजेंडा है उनका बड़ा कि सरकारी संस्थाओं को बंद करना और निजीकरण का बढ़ावा देना। तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता को बताएंगे कि ये लोग ये चाल चल रहे हैं, तो सबसे पहले इस बाहुल्य क्षेत्र से कांग्रेस बीजेपी को खदेड़ना है। और साथ ही मैं सांसद बनता हूं तब से सरकारी संस्थाओं को यहाँ मजबूत करेंगे मेरे सांसद निधि से, और आज मैंने पिछली बार विधायक निधि से भी मैंने विद्यालय के अंदर काफी काम कराया और सरकारी संस्थाओं को डेवलप कराने का काम करेंगे। अभी आदिवासी इलाकों में अन्य समाज की तरह हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपने खुद समाज की हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसमें कोचिंग और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे रह सकते हैं। क्या इनके लिए क्या आप उचित कदम उठाएंगे? बिल्कुल, टीएडी का एक फंड बना हुआ है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनी हुई है हमारी। उस काउंसिल में नए नए प्रस्ताव लेके अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पे काम नहीं करती है। टीएडी के बजट को इन सड़कों में, नालों में, एनीकटों में इधर घुसा के इसका भ्रष्टाचार कर रही है। एजुकेशन पे, छात्रावास पे, कोचिंग पे काम नहीं कर रही है। पिछली बार 2019 के अंदर मैंने डिमांड रखी थी राजस्थान की विधानसभा में कि जयपुर के अंदर भी शेड्यूल एरिया के बच्चों को कोचिंग सुविधा के लिए भवन बनाई जाए। जोर शोर से डिमांड रखी। गहलोत जी को कहा, हमारे जो मंत्री जी थे अर्जुन जी बामणिया जी को कहा, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, माना, और उन्होंने इनकी मंशा प्रकट की और जयपुर में उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला है। हम इसी तर्ज पे पूरे आदिवासी इलाके के अंदर ट्राइबल का जो पैसा आ रहा है टीएडी का, उस पैसे से ब्लॉक लेवल पे कोचिंग खोलने का काम करेंगे। और मैंने विधायक बनने से पहले भी घोषणा की है कि मैं विधायक निधि से भी मेरे 3 ब्लॉकों के अंदर कोचिंग सेंटर खोलेंगे। और आज भी हम निःशुल्क कोचिंग किराए पे चला रहे हैं। इस पे हम अच्छा काम करेंगे और अवश्य इस बात को यहाँ के युवा समझ चुका है और उनको हमको साथ दे रहा है। अभी आपने बांसवाड़ा में बोला था, हाल फिलहाल जो कि आरक्षण की मांग को लेकर बैठक हुई थी, उसमें बोला था कि जो बाप पार्टी है कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली पार्टी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो, सबसे बड़े आदमी अगर उसकी खुद की पहचान, उसकी ताकत को समझ जाता है तो वो ग्रोथ करता है। आज मैं संगठन में काम कर रहा हूं, मैं मेरे संगठन की ताकत, मेरी ताकत को समझ चुका हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी से लगा के अरब सागर तक भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी। इस इलाके के अंदर पूरा आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय, मुस्लिम समुदाय, अन्य जो मानव मात्र में विश्वास करने वाला समुदाय इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ेगा और हम सब मिलके एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे और बहुत जल्द राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। और पूरे देश के अंदर हम लोग काम करेंगे क्योंकि हम मानव मात्र में विश्वास करते हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, संविधान को लागू करने वाले लोग हैं, सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रख के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए अवश्य पूरे देश के लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे। अभी क्या होता है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो आदिवासी धर्म कोड की अलग से मांग कर रही है, अगर कर रही है हाँ तो क्यों? देखो, उनकी बात भी सही है। देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं। मैं उस बात पे पहले आना चाहूंगा। कुछ लोग आदिवासी को कहते हैं, कोई जैन कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई हिंदू कहता है, और आरएसएस के लोग देश के अंदर आदिवासी को हिंदू बना के उनके अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज देख रहे हो, आज देश में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव बेरोजगारी पे नहीं हो रहा है, चुनाव शिक्षा को लेकर नहीं हो रहा है, चुनाव संविधान को लेकर नहीं हो रहा है, चुनाव किस पे हो रहा है? राम मंदिर पे। यहाँ के नेता क्या बोल रहे हैं कि राम के नाम पे वोट देना है, और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो राम का नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे नेता पनप रहे हैं, ऐसी पार्टियां पनप रही है जो धर्म के नाम से राजनीति करना चाह रही है, आदिवासी समाज को भी धर्म के नाम से इधर उधर भगा रही है। तो हमने ये बात कही है, अन्य जो संगठन जो कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म पूर्वी समाज है, आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, उस बात में हम सहमति प्रदान करते हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासियों का धर्म के नाम से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसका हम विरोध करते हैं। और अलग धर्म कॉलम की जो बात चल रही है, हम भी इसमें समर्थन करते हैं, क्योंकि समर्थन इसलिए करते हैं कि आदिवासी धर्म पूर्वी है, प्रकृति पूजक है, उनका खुद का अपना धर्म है, वो किसी धर्म में नहीं आते। कांग्रेस और भाजपा पार्टी हैं जो कि लगातार लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लगातार कब्जा करती आ रही। क्या राजकुमार रोत इस लोकसभा में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अपना जमावड़ा जमा पाएंगे? देखो, मैं कहता हूं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं और न ही मैं कोई ताकतवर हूं। मेरी ताकत जनता है,
जनता की जो भावना है, मेरे अंदर भावना है, मेरे विचार उसके अनुरूप, जनता जो चाहती है उस अनुरूप मैं सोचता हूं और उसी अनुरूप मैं बोलता हूं और उसी अनुरूप मैं काम करता हूं। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ उद्योगपति और पैसों वाले नेता खड़े हैं, एक तरफ जनता की भावना खड़ी है, एक तरफ जनता का विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता की जो भावना के अनुरूप, जनता का जो विश्वास है, जनता का जो उत्साह है, उन उत्साह और उस विश्वास के सामने पैसे वाले लोग डर जाएंगे और अवश्य वो हारेंगे और क्षेत्र की जनता की भावना के अकॉर्डिंग मुझे जनता जरूर जिताएगी। अभी हाल फिलहाल में क्या होता है कि जो युवा लोग हैं जो कि 50-50% में बटे हुए, कांग्रेस में रहे या भाजपा में रहे या बाप पार्टी ज्वाइन कर ले, तो क्या उनको बाप पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? सारे युवा साथियों से मैं उम्मीद करना चाहूंगा, युवा देश के आने वाला भविष्य निर्माण करने का काम करता है। युवा है वो आज से 20-30 साल बाद हमारा देश कैसा रहेगा ये तय आज का युवा करता है। तो इस लोकसभा सीट पे जितने जो युवा साथी है उनको मैं कहना चाहूंगा, एक ही मंत्र कहना चाहूंगा कि ये मत दान नहीं करना है। जिस तरह से हमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, सुनाया जाता है कि मतदान करना है, मैं सारे युवाओं को कहना चाहूंगा कि मतदान नहीं करना है, मत अधिकार है और इस अधिकार का सही उपयोग करना है। मत को दान नहीं करना है, मत अधिकार है और इस मत के अधिकार को सही उपयोग करना है। आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ रहा है उसके साथ खड़े रहना है आपको। बेरोजगारी की लड़ाई कौन लड़ रहा है उसके साथ खड़े रहना है। आने वाले भविष्य को लेकर जल जंगल जमीन की लड़ाई कौन लड़ रहा है उसके साथ खड़े रहना है। आपको तय करना है कि आरक्षण की लड़ाई लड़ने वालों के साथ, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वालों के साथ, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़े रहना है या धर्म के नाम से ईडी के डर से भागे हुए नेताओं के साथ खड़े रहना है। यहाँ का युवा तय करे। और मैं सारे युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप देश के भविष्य निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे और आपका एक मत बहुत कुछ अच्छा काम करेगा, अच्छा परिणाम आएगा और आप सारे युवा मेरे साथ रहोगे, ये उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। एक सवाल और है लास्ट आपसे कि क्या भारत आदिवासी पार्टी है वो कांग्रेस से गठबंधन करेगी लोकसभा चुनाव में? देखो, हमारे ये पार्टी के जो हमारा एक केंद्रीय एकीकरण समिति है उनका मसला है, मेरा व्यक्तिगत कोई मसला नहीं है। हमारी कमेटी ने एक प्रपोजल दे रखा था, कुछ शर्तें रखी थी। अगर वो शर्तें इंडिया गठबंधन, हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, उनको दे रखा था। मुझे लगता है वो लोग नहीं मानेंगे और हमारे संगठन के लोगों ने अब तक तो ये डिसाइड कर रखा है कि हमने जो शर्तें रखी है, हमने जो डिमांड रख रही है इंडिया गठबंधन को, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। इसमें फाइनल डिसीजन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो और हमारे राष्ट्रीय सदस्य जो हैं वो करेंगे। इसमें एक साइड में आपके सामने है भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी हैं जो कि महेंद्रजीत सिंह मालेवाल, जिन्हें कद्दावर नेता कहा जाता था, लेकिन अभी वो आपसे टक्कर दे पाएंगे या आप उनसे टक्कर दे पाओगे? देखो, आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, जनता महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र वही सिखाता है कि जिस आदमी को नीचे से लगा के ऊपर चढ़ाया उस आदमी को नीचे उतार सकती है। ठीक है, जनता ताकतवर है। राजकुमार रोत या महेंद्रजीत मालवीय जी में ताकत नहीं है, जनता ताकतवर है। जनता तय करेगी कि ताकतवर कौन है, क्या है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के पास चाबी है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और वो जनता तय करेगी कि हमारा नेता कौन होगा और वो परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसको पसंद करती है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ की माता है, यहाँ का बड़ा बुजुर्ग जिसके साथ ठगा हुआ है, जो कांग्रेस में 50 साल निकाल दिया इस बुजुर्ग ने, चप्पल घिस गए उसके, कांग्रेस के प्रति इतना वफादार था जितना इसके परिवार के प्रति वफादार नहीं था। उन बुजुर्गों के साथ आज कुठाराघात हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। मालवीय जी के क्षेत्र में, बांसवाड़ा क्षेत्र में इधर बड़ा लीडर मानते थे लोग, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ आम आदमी के साथ जो कुठाराघात किया है, वो कहीं न कहीं लोग नाराज हैं और अवश्य वो जनता उनको एहसास कराएगी और हमारे साथ खड़ी रहेगी। ये भारत आदिवासी पार्टी का राजनीति करने का उद्देश्य है या फिर एक समाज को नई दिशा की ओर ले जाने का? देखो, भारत आदिवासी पार्टी का मुख्य उद्देश्य एक क्षेत्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बेहतर बनाए, संवैधानिक प्रावधान लागू करे, यहाँ के युवाओं को सही दिशा में ले जाए और वो हम राजनीतिक के माध्यम से ही हमारी आवाज को लोकसभा विधानसभा में रख सकते हैं। इसलिए हम लोग राजनीति के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र की जनता को सही दिशा में, यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान को लागू कराने में
उनको साथ लेके काम करने की इच्छुक है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल को और आपको शुभकामनाएं, आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर।